अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। क्या ही दिलचस्प सियासत है नाज़रीन पाकिस्तान की, और क्या ही दिलचस्प सियासतदान हैं पाकिस्तान के, और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें माजी में ले जाता है। खान साहब इन सब में अव्वल नंबर पर नज़र आते हैं। कोई ताज़ा मौक़िफ़ ऐसा नहीं होता जो माजी के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ ना हो। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने 100 यू टर्न्स की कहानी लिखी है, लेकिन लगता है कि ये फ़हरिस्त ना अब ज़रा मज़ीद तवील करनी पड़ जाएगी। मुमकिन है कहानी 1000 यू टर्न्स की हो जाए। इन दिनों नाज़रीन ऑडियोज़ का मौसम है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी दिलचस्प बात की है। दिलचस्प बात यह है कि खान साहब ने आज बड़ा उसूली मौक़िफ़ अपनाया है, अपने पुराने मौक़िफ़ के बिल्कुल उलट। वो भी सुनवाऊँगी आपको, लेकिन उससे पहले वो क्या कहा करते थे, आज क्या कहते नज़र आते हैं, ज़रा ये सुनिए। जब कोई किसी को ब्लैकमेल करना होता है उसकी टेप निकलाती है। ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। हर इंसान का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने का। आइन हमारी डिग्निटी और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा खान साहब आपने। कानून और उसूल की बात हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपसे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। इख्तिलाफ अलबत्ता इस पर ज़रूर है कि रिकॉर्डिंग्स अपनी हों या मुखालिफिन की हों, दोनों पर खान साहब एक जैसा मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी और की ऑडियो लीक हो तो उसे अपनी कैंपेन में इस्तेमाल किया नहीं जाना चाहिए। वैसे ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है, और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। अच्छा नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, खान साहब ऑडियो टेप्स को एक तरह से जस्टिफाई भी करते रहे हैं। आज वो जिस अमरीकी सदर निक्सन का हवाला दे रहे हैं ना कि उन्हें मुखालिफिन के रिकॉर्डिंग्स पर घर जाना पड़ा था अपने मौक़िफ़ में मजबूती पैदा करने के लिए, उसी अमरीका के साबिक़ सदूर के हवाले देना पड़ते थे। सुनिए खान साहब की नज़र में बतौर वज़ीर आज़म रिकॉर्डिंग्स करना कितना कितना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था और उसके कितने फ़वाइद हुआ करते थे। आज नाज़रीन मरियम नवाज़ ने न सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि ऑडियोज़ में आने वाले नामों को भी अपने हदफ पर रखा है। वो भी सुनिए। पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया, अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने, ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। मैं अदलिया की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूँ, जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में साथी जज की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर गौर हो रहा है, और ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगा या नहीं, और अगर ये अदालत में खुलता है तो क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी कि ये ऑडियोज़ आई कहाँ से हैं और रिकॉर्ड की किसने है। दूसरी तरफ 2 सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, ये भी बड़ा $1 मिलियन सवाल है। मामला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझता जा रहा है। इंतखाबात की तारीख इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी के दरमियान एक बड़ी वजह तनाज़ा बनी हुई है। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि सदर मुमलिकत ने कल एक अहम मुशावरती इजलास बुलाया है, लेकिन अब तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी शिरकत न करने का फ़ैसला कर रखा है, और सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करने से इनकार भी कर दिया है। इन सारे मामलात का बनेगा क्या, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मौजूद मेहमानों में मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फेस से उनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब माविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। आबिद साहब, सबसे पहले तो सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं। हमारे यहाँ सर सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब चल रही है, कोई भी महफूज नहीं है, वज़ीर आज़म से लेकर अदलिया तक, साकिब निसार साहब, मरहूम अरशद मलिक या दीगर जजेस, सबकी मुबैना ऑडियो सर सामने आ रही हैं, और अब ये सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। क्या समझते हैं आप सर, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल लेना चाहिए। ये बात है, बड़ी बात है कि अब कोई इस मुल्क में
हर किसी की ऑडियो कोई भी बात ही नहीं कर सकता, आप सबकी ऑडियो कोई अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, उसकी भी सारी चीज़ें होंगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है ऑडियो टेप्स की वेरासिटी क्या होती है, उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि ये अब वही है, ये सही, ये मिला के जोड़ के डॉक्टर्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। देखें ये जो बात हो रही है इस पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को दबाव में लाने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं और उसकी वजह से आप इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं, चाहे एक पार्टी करे या दूसरी पार्टी करे, दोनों गलत हो रहा है ये। इस पे देखिए यहाँ तक कि आपका कोई बंदा यहाँ एक बात ही नहीं कर सकता किसी से, मतलब कि कोई बात करे उस पर फ़ौरन एक ऑडियो आ जाती है या उसको इस्तेमाल किया जाता है, किसने बनाई। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बना कौन रहा है, क्योंकि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहता है कि जी अगर ये ऑडियो टेप पे कोई आपको एक्शन लेना है तो उसकी सबसे पहले उसकी वो जो आदमी जिसने बनाई है उसको पेश करना होगा कि वो किसने बनाई है, और उसने वो जजमेंट है जस्टिस आसिफ सईद खोसा के, उसके अंदर 10 चीजें लिखी हैं कि ये साबित होगा तो फिर मानेंगे कि ये वेरासिटी ऑफ दैट ऑडियो टेप, ये सारी चीजें हैं उसकी। अब आपने कर दिया, कोई इधर से जोड़ी उधर से जोड़ी और उनको कह दिया कि जी ये एक सीक्वेंस में आ गई। ये इसका सद्देबाब होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसकी वजह से लोगों की बेइज्जती भी होती है। कामरान साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने सर रावलपिंडी में तकरीर की है जिसमें उन्होंने ऑडियो का हवाला देकर एक मौजिज़ जज का नाम लिया है। सर अभी तो वो साबित भी नहीं हुई है, वो दुरुस्त हैं या गलत, इसका भी फैसला होना है। आप सियासतदान हैं, सदान हैं सर, लेकिन आप साथ साथ माहिर कानून भी हैं, ये रवैया मुनासिब है सर? देखिए ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये रवैया शुरू हुआ था इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा, और इमरान खान साहब जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो रिलाय करते थे, और इस हद तक भी मामला चले गए कि एक अदारे के चेयरपर्सन के ऊपर जो है ना उसका जो है ना उसके साथ वो ऑडियो वीडियो कोई इस तरह की चीज़ें बनी, फिर उसमें जो एक एंड पे कोई फ़र्द था उसको अपने घर में जो है ना 1.5 महीने तक मुक़य्यद रखा। इस तरह के मामला जब होंगे 4 साल तक इसको पनपने दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है उसको फिर चंद दिनों में ख़त्म शायद नहीं किया जा सकता। मगर बहरहाल जो है ना ये जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट ऑफ डिग्निटी है, ये है, और ये कल भी जो है ना होना चाहिए था, आज भी होना चाहिए। ये किसी की जो ना इस तरह से इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। बाज़ औक़ात आदमी बात करते हुए देखिए फ्रैंकनेस का लेवल होता है एक, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ज़ुबैरी साहब से बात कर रहा हूँ, मेरा एक लेवल होगा फ्रैंकनेस का। मैं मुमकिन है कुछ ऐसी बातें हों जिसमें आम तौर पे लोग ये समझे कि शायद जो है ना ऑब्जेक्शनेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई वाकई बातें थी, मगर वो एक फ्रैंकनेस का लेवल था। मगर उस फ्रैंकनेस के लेवल को बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह से इस ऑडियो वीडियोज़ में बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा कामरान साहब, आज सर ये डॉन की खबर है, मगर ये सर डॉन की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का साथी जज की मुबैना ऑडियो के मामले पर गौर हो रहा है एक्शन के हवाले से। तो सर बेहतर ये नहीं होता कि हुकूमत खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती? नवाज शरीफ साहब भी यही मुतालबा कर रहे हैं, तो सर फोरम पर बात करने के बजाय सियासी जलसों में क्यों बहस होती है? बिल्कुल इसको सियासी जलसों में नहीं आना चाहिए। जज साहब मोहतरम है, उनके हवाले से जो है जब तक वो जज है उनकी इस बात पे इस तरह से अगर हम तस्दीक करने लग जाएं, ख़राब करने लग जाएं उनको, तो कल मेरा केस लगा होगा, मैं उनको किस नज़र से देखूंगा? ज़ुबैरी साहब का केस लगा होगा, ये उनको किस नज़र से देखेंगे कि जी इसकी तो इस फलाने से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, हमको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर किसी के पास कोई मटीरियल है तो उसके लिए एक चैनल मौजूद है। चैनल वो जो है वो प्रॉपर चैनल से आए, जो फोरम है उसमें जो है ना वो रेमेडी को अवेल करें और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, मगर कम से कम अदारों में इस तरह अदारों का जरा मजाक नहीं बनना चाहिए। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये जिस तरह की अभी एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है ऑडियोज़ वीडियोज़ का, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अगर उस तरफ देखते हैं तो उनको तो वैसे ही कहीं का नहीं छोड़ा है। अभी अदलिया के ऊपर, मौज़ूद अदालतों के ऊपर तनकीद हो रही है। सर क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम अलामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मुझसे पहले मेरे दोनों बड़े मोहतरम और बड़े भाई हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब भी, आबद ज़ुबैरी साहब भी, और मैं देख रहा हूँ कि इनकी गुफ्तगू जो है उसके अंदर एक दर्द भी है। उस दर्द को अगर आप महसूस करें,
जो जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जुबैरी साहब कर रहे हैं, और हम खुद भी, यानी अगर मैं आपसे कहूं तो हकीकत बात यह है कि ये जो कुछ आया है, कोई पाकिस्तानी भी इससे खुश नहीं होगा। वो इसलिए कि आखिरी दरवाजा आपके पास आपका इंसाफ का, आपकी अदालत होती है, और अगर उसके हवाले से भी ऐसी चीजें शुरू हो जाएं तो फिर एतमाद किस पे करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे, किससे अपील करेंगे। देखें ना, आज कोई मामला होता है तो फौरन कहा जाता है कि जी अच्छा चीफ जस्टिस साहब आप सो मोटो लें, चीफ जस्टिस साहब आप देखें। लेकिन हमारे यहाँ जो एक सिलसिला शुरू है और कि कोई इदारा बचा ही नहीं जी। आपने हर इदारे को आप देखें क्या कुछ हुआ है। जनरल बाजवा और फौज के साथ एक मुहिम चलाई गई, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन देख लें, फिर उसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गए, हाई कोर्ट। तो कहीं तो स्टॉप लगना चाहिए ना, कहीं तो रुकना चाहिए मामला। और मुझे नहीं इल्म कानूनी तौर पे, ये तो दोनों उस्ताद हैं, कानून के माहिर हैं। हमने आज पाकिस्तान उलमा काउंसिल के प्लेटफार्म से ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस साहब इस सारे मामले को अपने पास लाएं, इसके ऊपर बात करें, इसको देखें, ताकि ये सिलसिला रुके। अगर ये सिलसिला ना रुका तो इसका बहुत ज्यादा कौम को नुकसान है। और सर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये गालिबन आबिद साहब ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। सर ये जो हाल में ऑडियो मंजर आम पर आ रही हैं, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन ऑडियो लीक्स को अदालतों को ब्लैकमेल करने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम साहिबा कह रही है कि जनरल फैज साकिब निसार साहब को इस तरह की ऑडियो से ब्लैकमेल किया करते थे। तो सर इस सारे मामले में अगर देखते हैं तो ये जो शिकंजे में आ रहा है या जिसके ऊपर तनकीद हो रही है वो अदालतें हैं, अदलिया है, कैसे थमेगा ये मामला? बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड बात कर रहे हैं अफसोस की बात अल्लामा साहब की बात नहीं, अल्लामा है हमारे लिए बहुत मोहतरम है, उनकी बात में हमेशा गौर से सुनते हैं, बहुत ही बड़ी अच्छी बातें करते हैं इस्लाम के ऊपर। लेकिन देखिए जो बात हो रही है कि बगैर शहादत के आप आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई शहादत होती नहीं कि उसने उसको ब्लैकमेल कर दिया, उसने उसको ब्लैकमेल कर दिया। लेकिन आप देखें ये सारा जो मेरा व्यू है कि ये सारा जो ये मुहिम चल रही है ये अदलिया के ऊपर एक हमला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार इंशाअल्लाह मैंने ये वादा किया था अपने से, और आप भी इस पे खड़ा होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार जो है अपनी अदालत के साथ खड़ी होगी। हम लोग खड़े होंगे उनके, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये कामरान मुर्तज़ा साहब मुझसे एग्री करेंगे, हमारे साबिक सदर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, कि ये बात है कि रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात होनी चाहिए, उस पर कोई हर्फ और धब्बा नहीं आना चाहिए। अच्छा सर ये अभी इसी सारे तनाजुर में आपकी भी एक मुबैना ऑडियो आपने तो उसके बारे में कहा कि वो डॉक्टर है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो उसमें मौजूद हैं वो तस्दीक भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं की गई। तो अब आप क्या कहेंगे? जी मैं इसलिए तस्दीक नहीं कर रहे, वो बात देखिए मैंने ये बात की कि वो दोनों बातें सही हैं। बातें क्या सही हैं कि वो जो उनके आदमी गायब हुआ था उसका केस, उसके सिलसिले बात हुई, वो हाई कोर्ट में हमारा दफ्तर ही कर रहा है, मैं खुद नहीं अपेयर हुआ, लेकिन वो दफ्तर और हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन का केस कर रहा है। दूसरे डोगर साहब का केस था, वो हम लोग कर रहे हैं नवंबर से, इनके कहने पे वो CCPO लाहौर थे, वो केस फाइल हुआ, उस पर स्टे चल रहा है। जिस केस में आपके फेवर में कोई ऑर्डर चल रहा होता है उसमें आप किसी को अप्रोच क्या कराना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आई ये बात, जो पता नहीं किस तरह से ये बात की गई और या बनाई गई। उसके अंदर एक ऑर्डर एक फेवर में चल रहा है, गवर्नमेंट खुद आके टाइम लेती है और फिर डॉक्यूमेंट्स दाखिल करती है, जिस पे वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन के उस पे वो हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पे उसको तब्दील किया, जबकि स्टे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। उस पे कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, उनसे बातें हुई। उस दिन जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में लिखा था, जो बेंच थी और 3, देखिए जज एक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, 2 होंगे या 3 होंगे। सर ऑडियो आपकी है या नहीं है या डॉक्टर्ड है? मैं कहता हूँ डॉक्टर्ड है, क्योंकि देखिए बात आपने की है लेकिन ये मिलाई मैंने नहीं, फोन उनका आया था बात करने के लिए कि उनके भट्टी साहब का उसके लिए, लेकिन उसका जो बात थी वो इस तरह से नहीं होती कि इस जज के यहाँ लगा लो या उसके यहाँ कर लो। सुप्रीम कोर्ट में तो केस ही नहीं है, मैं तो अपियर ही नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में, जो ऑफ केस है वो हाई कोर्ट के अंदर है। ये सारा इस तरह से डॉक्टर किया गया ताकि उस पे वहां से उनका नाम मुझे नहीं पता वो किस तरह से मैं। और दूसरी बात है क्या प्रूफ है किसने ये किया, क्यों किया, ये अटैक किस पे है? ये मुझ पे भी है, क्योंकि वो देखिए सारा एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट एक ग्रुप है जिसके खिलाफ मैं जीत के आया, उसका बहुत बड़ा ग्रुप है, वो कहीं अलाइड है, उनको चाहिए था ये गन करना। अच्छा सर अब ये यास्मीन राशिद साहिबा जी आप सवाल भी ले लें ना, मैं दूसरी सवाल बात करना चाह रहा हूँ। उस ऑर्डर जब आया उसमें ये नहीं था, उन्होंने अब रेफर कर दिया चीफ जस्टिस साहब को कि जी ये इलेक्शन जो होना चाहिए 90 दिन में वो
वो आप एक लार्जर बेंच बना के सू मोटो लें, उसके बाद से ये ऑडियो लीक्स आ गई। यास्मीन राशिद साहिबा वो भी कह रही हैं उनकी जो मुबैना ऑडियो आई वो भी अदालत जाने का फैसला करेंगे। इमरान खान साहब भी ऑलरेडी अपनी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। आप भी क्या अदालत जाने का इरादा रखते हैं? मैंने कहा है कि मैं जो करूंगा मैं मुशावरत के साथ करके करूंगा। देखिए मेरी एक मेरी पोजीशन है, मैं इस वक्त सदर हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का, मुझे जो भी करना है करने का, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ जो मुझे करना होगा वो मैं आइन के मुताबिक करूंगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं इस पर खड़ा रहूंगा कि लेकिन देखिए अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या आगे क्या बात होती है, कोर्ट उसमें क्या करती है। सही सही। अलामा साहब आज फिर एक और कॉलम आया है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट और उसमें बड़ा तस्करा है सर। ये 2021 तक पाक सऊदीया ताल्लुकात क्या वाकई इतने ख़राब हो चुके थे कि फ़ोन पर भी राब्ता मुहाल हो गया था, और जिसकी बड़ी वजह वो जो कोलालमपुर की समिट थी और उसमें शिरकत का मामला था और वली अहद के हवाले से जो मुबैना गुफ्तगू खान साहब की तरफ से की गई, गैर मोहतात गुफ्तगू की गई थी। आप तस्दीक या तरदीद करेंगे इस बात की? देखिए पहले तो मैं अपने बड़े भाई और मोहतरमा आबद जुबैरी साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं तो ये बात कह रहा हूं कि ये जो सिलसिला है इसको क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूं कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ही, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे पास आखिरी दरवाजा है, वो इसके ऊपर एक्शन ले और हकायक सामने आए कौम के। हर चीज सामने आनी चाहिए कि हकीकत क्या है, कौम जानना चाहती है कि ये इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, क्या वो मोहतरम जज साहब जो है, आपने पहले भी ये बात की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हवाले से जो बात आई है वो कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक, अल्लामा साहब आप जरा इस टॉपिक पर आ जाइए। ये नहीं है जी 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 बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था। दूसरी जो बात आपने की है, देखिए मुमलिकत सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में गुज़श्ता 75 सालों में हमारे साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मलेशिया कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में पहले कभी बुलाया ही नहीं गया था। अचानक से पता चला कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया उस कॉन्फ्रेंस में जाने का, और ये एक बहुत पुराना एक मामला है। और ऐसा उस वक्त बिलखुसूस ऐसा लगा कि OIC के मद्दे मुकाबिल कोई फोरम बनने लगा है, तो उसके ऊपर खाली मुमलिकत सऊदी अरब नहीं, 52 मुमालिक जो थे, 4-5 मुल्कों के अलावा 52 मुमालिक जो थे, उन सब का स्टांस ये था कि इस तरह का ना कोई फोरम बनना चाहिए, ना हम वहां जाएंगे। इमरान खान साहब ने वादा कर लिया था, उससे सिर्फ सऊदी अरब नहीं बाकी और बिलखुसूस अरब मुल्कों के अंदर एक कैफियत ऐसी आई कि जिसको फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसको दूर करने में। और फिर आपको याद होगा कि हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन चूंकि सऊदी अरब पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। ये आइडिया किसका था सर? ये जो OIC के मद्दे मुकाबिल एक प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया था, ये इनिशिएटिव खान साहब का था? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुझे इल्म नहीं है कि इनकी क्या अमेरिका में बात हुई, ना मैं उस वक्त खान साहब के साथ था ना उनकी हुकूमत में था, लेकिन बहरहाल ये बड़े अरसे से है। ये कोई सिर्फ उस वक्त ही नहीं, उससे पहले भी और आज भी कुछ ममालिक का या कुछ लोगों का है कि एक किसी तरीके से OIC के मद्दे मुकाबल कोई तंजीम बने, और वो नहीं बन सकती क्योंकि OIC पाकिस्तान तो उसका बानी मेंबर है। अल्लामा साहब क्या सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म होने की नहज पर आ गए थे? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसे। जरूर थोड़ी सी उसमें आप कहें सर्दमौरी हुई, जिसको फिर जनरल बाजवा साहब और इतनी सर्दमौरी हो गई सर कि फिर खान साहब को सऊदी वली अहद मिलना नहीं चाह रहे थे और उसके लिए खान साहब को काफी इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि आप उस वक्त साथ थे खान साहब के। नहीं, मैं अर्ज करूं, ऐसा नहीं है। जरूर उसमें थोड़ा सा जो था वो एक राब्ते में कुछ कमी हुई थी, लेकिन जब फिर उसके बाद आप देखें खान साहब गए, खान साहब से 2 दिन पहले जनरल बाजवा सऊदी अरब पहुंचे, और जब खान साहब जद्दा पहुंचे तो उनको खुद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा से लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। और ये बात याद रखिए कि सऊदी अरब के जो पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, 2 कौमों के ताल्लुकात हैं, 2 दोस्तों के ताल्लुकात हैं, और ईमान और अकीदे का हमारा ताल्लुक है अर्ज़ हरमैन शरीफैन से। तो इसलिए हमें इस मामले में मैं समझता हूं कि कुछ जरूरत से ज्यादा बातचीत शुरू हो गई है। हमें ये नहीं करनी चाहिए। उस दौर में जो तलखियां हुई उनके खात्मे में जी पाकिस्तान में जो मौजूदा सऊदी अरब के होटल में बैठे रहे खान साहब, हाँ या ना में बात करें सर, हाँ या ना में बता दीजिए मुझे।
खान साहब होटल में बैठे रहे, तो काफी देर तक इंतजार करते रहे, सऊदी वली अहद उनसे मिलने नहीं आ रहे थे। सर, इज इट ट्रू और रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चीजों को थोड़ा सा ना हाँ ना में नहीं हो सकती हैं चीजें। देखिए, बात सर ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये बता दें। मैं उस दौरे में खान साहब के साथ नहीं था जी, मुझे इल्म नहीं है। सही। तो अलामा साहब, सर ये 2021 में सर ये सिचुएशन में आपसे पूछ रही थी कि वाकईतन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और फिर इस मुलाकात में सर क्या हुआ, और उसके बाद क्या ये सिलसिला भी हुआ था कि खान साहब जहाज़ में आने से पहले तक ये सोच चुके थे कि ये कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं करनी, वो उस पर यू टर्न ले चुके थे? हाँ, ये बिल्कुल तय हुआ था जब खान साहब मलेशिया गए थे, सऊदी अरब गए थे एक दिन के विजिट के ऊपर। तो ये तय था कि वो वहाँ सऊदी क़यादत से बातचीत में ये बात कहेंगे कि हाँ, पाकिस्तान मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा, और पाकिस्तान मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ऐसे ही था और ऐसे ही है। अच्छा सर, वो कौन से वज़रा थे जिन्होंने वो जो गैर मोहतात गुफ्तगू खान साहब की जानिब से की गई, वो गुफ्तगू सऊदी वली अहद तक पहुँचाई गई, वो कौन से वज़रा थे? भाई मैं तो कैबिनेट का मेंबर नहीं था, और ना मुझे कैबिनेट में मैं बैठा था, लिहाजा वो उन वज़रा ने जिन्होंने ये वो बात पहुंचाई, क्या की, वो वही वज़रा जानते होंगे या कैबिनेट मेंबर जानते होंगे। सही है सर, ये भी फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि उस सारे मामले को फिर आपने डील कैसे किया था बाद में। आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इलेक्शन का मामला इस वक्त बड़ी दिगरगू सूरत हाल में है। कल एक अहम इजलास होना है, लेकिन ECP उसमें शिरकत नहीं करेगा। मामला क्या होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से मैंने बाकी दोनों जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब और इसके साथ साथ कामरान मुर्तज़ा साहब, इन दोनों से मैंने बात करनी, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से सर ब्रेक से पहले अलामा साहब से मैं बात कर रही थी। और अलामा साहब, इस मामले को आपने टैकल कैसे किया था? आप इस पर कोई जवाब देना चाह रहे थे सर, उसको प्लीज़ कंप्लीट कर लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नवाफ सईद अल मालकी, वो और उनके साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया, और इस मामले में जनरल बाजवा साहब ने बड़ी मेहनत की। अगर आप और ये आप देखें, जितने भी दौरे हुए, आज खान साहब जो मर्जी कहें, लेकिन एक वक्त में तो खान साहब बाजवा साहब के जो फ़ज़ाइल बयान करते थे, सिर्फ वो कुतुब अब्दाल उन्हें नहीं कहते थे, बाकी तो वो तमाम फ़ज़ाइल उनके बयान करते थे। 2 दिन पहले बाजवा साहब उनके दौरे से जाते थे, तमाम आप देख लें अरब इस्लामी ममालिक में, और उनके लिए माहौल और उनके कहने पर ही जाते थे, ये नहीं कि खुद वो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें सऊदी अरब की जो क़यादत है, हम उनके बड़े मशकूर हैं, बिलखुसूस खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के भी, और जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं, उनके किरदार को भी सारे अमल में फरामोश नहीं किया जा सकता। जो बेहतरी आई, और वो दिन ब दिन अब माशाअल्लाह बेहतर हालात हो रहे हैं। सही। अच्छा कामरान साहब, सर सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में मुशावरत के लिए बुलाया है, और इत्तलात ये है कि इलेक्शन कमीशन इसमें शिरकत नहीं करेगा। सर, आपको नहीं लगता कि इससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा? अगर मुशावरत में शरीक हुआ जाए तो मसले का हल निकाला जा सकता है? वैसे तो किसी कानून के तहत किसी दस्तूरी अदारे के सरबराह को या उस पूरे अदारे को बुलवाते हैं ना, अगर कोई इख्तियार ना हो, अगर कोई इस तरह की बात ना हो कि जिसके तहत वो बुलवा सकें, तो सिर्फ सदर होने की बुनियाद पे तो कर्ची काल के लिए शायद कह सकते हो, मगर कोई इख्तियार ऐसा तो नहीं है कि जिस पे उसमें कह सकें। एक सेक्शन 57 का वो सहारा लेते हैं। सेक्शन 57 जो इलेक्शंस एक्ट की है, वो यहाँ पे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस पे ना अप्लाई करती है, और वैसे भी जो ना वो इसमें आर्टिकल 105 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कन्फ्लिक्ट में है उसके। तो ये सदर साहब जो है वो बीच में अब भी अगर वो उन्होंने किरदार अदा करना है कि अपनी पार्टी के किसी रुकन का, तो मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब है। बहरहाल अब ये मैं इस बात को भी डिफेंड नहीं कर रहा कि बाकी जो कुछ हो रहा है, मगर सदर साहब जो कर रहे हैं वो भी फिर आखिरी एक्सटेंट तक जाके कर रहे हैं। सही। सर, ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस हुक्म को आए हुए। सदर साहब बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जाएगा नहीं, मुशावरत होगी नहीं, मुशावरत से इनकार कर दिया, तो फिर सवाल ये कि तारीख कैसे आएगी सर? ये मुमकिन कैसे होगा? इंतखाबात होंगे किस तरह? देखिए, जो कामरान साहब ने बात की बिल्कुल सही फरमा रहे थे। सेक्शन 57 में सदर जो है वो जनरल इलेक्शन की डेट्स देंगे, लेकिन अगर मुशावरत के लिए बुला रहे हैं, एक सदर मुमलिकत हैं,
तो और वो भी दूसरा भी आईनी, दोनों आईनी पोजीशंस हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक आईनी ओहदा है। अगर आपस में मिल लें और कोई इम्पास अगर कोई हुआ है उसमें बेहतरी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर अहमद बिलाल महबूब साहब पलडाट के जो सरबराह हैं वो आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो कह रहे हैं कि अगर असेंबली तहलील की समरी पर साइन नहीं किए तो फिर ये इख्तियार सदर साहब के पास चला जाता है, सदर साहब तारीख देंगे इलेक्शन की। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर गवर्नर 105 जो अभी कामरान साहब ने भी फरमाया 105 में अगर गवर्नर तहलील करता है तो 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं, उसी को करना होता है। लेकिन ये तहलील जो ये आर्टिकल 112 के तहत हुई है और उसमें गवर्नर ने नहीं की है और ऑटोमेटिकली 48 घंटे के बाद हो गई, तो गवर्नर ने दोनों सिचुएशन में तहलील नहीं की है, तो वो डेट वाला मसला नहीं है। लेकिन अब देखिए हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट के फैसला वो जब तक है राइटली और रॉन्गली उसकी अपील हो या नहीं, कि हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे। अब वो अगर उससे वो खुश नहीं है वो अपील कर दें, अगर हो सकता है उन्होंने अपील फाइल की हुई है उसको सेटिसाइड करा दें। लेकिन इस वक्त एक हुक्मनामा मौजूद है वो जाए, लेकिन अभी ऑर्डर तो नहीं। ऑर्डर जो है इस वक्त हाई कोर्ट का है। उन्होंने कहा था कि आप तारीख दें, किसको कहा? इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की थी। ये इस वक्त हुक्म मौजूद है, वो आप समझते हैं गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो आप उसकी अपील करके उसको सेटिसाइड करा दीजिए। लेकिन पॉइंट में इख्तियार किसका है तारीख देना इलेक्शन की? मेरा व्यू यही है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को अगर ये सिचुएशन आई थी तो इलेक्शन, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया, अगर फर्ज करें कोर्ट ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे सदर दे देंगे तारीख, तो वही होगा। आपको ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अगर अब कोर्ट ना कहती तो फिर ये इख्तियार किसका है? देख इसमें इख्तियार जो है मैं तो समझता हूँ गवर्नर साहब को। लेकिन इसमें ये सिचुएशन उठी क्यों? उठी क्यों? इसलिए कि सेक्शन 57 कहता है कि जब जनरल इलेक्शन की डेट सदर देगा। असल में सारी असेंबली हमारी हैं जो अभी तक एक रिवायत रही है कि वो 5 साल पूरे होने के बाद खुद ब खुद तहलील हो जाती थी असेंबलियाँ, तो उसमें वो सेक्शन 57 एक्टिवेट हो जाता था, वो सदर तारीख दे देता था बहुत प्रोविंशियल असेंबली की। और वो ये एक नई सिचुएशन आ गई है। उसमें उस कोर्ट ने इस नई सिचुएशन को देखते हुए कि अब जनरल नेशनल असेंबली मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे दिया। कोर्ट के ऑर्डर का क्या होता है ये तो देखना पड़ेगा। अतर काज़मी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अतर। इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है। सदर साहब ने खत लिखकर कमीशन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब उनके अपने वज़रा उनको याद दिला रहे हैं, उनके हलफ की पासदारी की याद दिला रहे हैं, फिर शेख रशीद साहब तो इस्तीफे तक का मुतालबा कर रहे हैं। तो अगर कल इलेक्शन कमीशन आता ही नहीं है, मना कर रहे हैं, नहीं आ रहा, तो फिर सदर साहब के पास ऑप्शंस रह क्या जाते हैं? इस्तीफा देने का या फिर इलेक्शन की डेट देने का? देखिए, एक तो वजीर साहब ने यह भी कहा कि सदर साहब को अपनी आईनी औकात के अंदर रहना चाहिए। आई थिंक ये बड़ी मुनासिब बात है। इस वक्त अगर कोई चीज हमें नजर आ रही है वो यही है कि आइन और कानून की औकात क्या है इस मुल्क के अंदर। देखिए, क्लियरली एक चीज लिखी हुई है कि असेंबलियां टूटेंगी, इलेक्शंस होगा, इसमें कोई चीज भी पेचीदा नहीं है। पर उसको जिस तरीके से पेचीदा बनाया जा रहा है वो अवामी शऊर की तौहीन हो रही है बेसिकली। के लिए ये समझते हैं कि कौम समझती नहीं है कि क्या हो रहा है। पहले से लोग कह रहे थे कि ठीक है जी आप असेंबलियां तोड़ दें तो हम देखते हैं इलेक्शन किस तरह टाइम पे होते हैं, हम तो इलेक्शन करवाएंगे नहीं। उसमें हर इदारा अपनी अपनी सहूलतकारी कर रहा है। एक इदारा है जहां से ये खदशा है कि जनाब वो ये कहेगा कि आइन और कानून के मुताबिक आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो है अदलिया। और अदलिया के ऊपर जिस तरीके से चढ़ाई की जा रही है, उनके खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है वो भी आपके सामने है। हाँ, सदर मुमलिकत के किसी एक्ट के ऊपर आपको बिल्कुल एतराज हो सकता है, लेकिन जब कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा तो फिर तो मुल्क किसी तरह मजाक बनेगा। सही। खान साहब लीग का आगाज भी करने जा रहे हैं बुध से, फिर आज शेख रशीद साहब ने एक और ऐसा जो वो उमूमन तहलका खेज बयानात देते रहते हैं, आज फिर खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने बात की। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। इस पर डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कामरान साहब, जेल भरो तहरीक शुरू होने जा रही है सर बुध से, और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कह रही थी आज मरियम साहिबा भी कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जिसका गुमान भी नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के इस फैसले को भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है सर? देखिए, ये पहले तो मुझे इस तारीख की समझ में नहीं आ रही। जेल तो किसी को फ़र्ज़ करें कि कोई हम में से कोई कहे कि हमको जेल में डाल दो और हमारे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना हो, तो जेल में तो कोई नहीं डालेगा। तो जेल भरने के लिए, जेल में जाने के लिए पहले किसी लॉ को वायलेट करना पड़ेगा। तो अगर ये तारीख इस किस्म की है कि पहले लॉ वायलेट करें और उसके नतीजे में जेल जाएं तो फिर अल्लाह रहम करे। तो वैसे ये तो कायद आज़म साहब के फॉलोअर हैं और कायद आज़म जो है ना वो तो कभी जेल नहीं गए, और जब कायद आज़म को आप इतना नाम लेते हैं
तो कायद आज़म ने तो ये काम नहीं किया अपनी पूरी सियासत में, पूरी ज़िंदगी में जेल जाने का। कानून के मुताबिक चलते थे, कानून के मुताबिक अपनी डिमांड रखते थे, मुल्क भी आज़ाद करवाया, सब कुछ हुआ। तो जेल भरो का इस तरफ से भी मुझे कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा, उसका जो जवाब है वो भी सही मुनासिब नहीं समझ आ रहा। तो ये किस तरह से होगा कि जी वो हर जगह पे वो कहेंगे जी 200 रुकन जो है ना वो कारकुन जाके जेल में बैठ जाए। फिर एक और कंट्रडिक्शन है, देखिए अपने लिए बेल एप्लीकेशनें मूव करवा दी। बेल एप्लीकेशनें अगर आप मूव करवाते हैं तो इसलिए मूव करवाते हैं कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है भले वो दुरुस्त है भले वो गलत है, उसमें मैं जेल नहीं जाना चाहता, तो अपना तो जेल ना भरो और दूसरे से फवाद चौधरी साहब कह तो रहेंगे इस वक्त फर्स्ट ईयर का जेल जाना मुनासिब, ये टाइम वजह से वो कारकुनों को कह रहे हैं, इस वजह से फर्स्ट ईयर जो है वो जो जिन पे मुकदमात हैं वो अपनी हिफाजती जमानतें ले रहे हैं। अलामा साहब सर कमेंट कीजिएगा इस पर कि जो अब जेल भरो तहरीक का खान साहब आगाज़ करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? खान साहब का जो मकसद है, जो हदफ है बेसिकली इलेक्शन, वो इस तहरीक से इलेक्शन हासिल कर पाएंगे सर? मेरा तो सवाल ये है कि क्या अगर आज इलेक्शन हो जाए और अगर बिलफर्ज उसमें खान साहब को अक्सरियत ना मिले, वो तस्लीम कर लेंगे या दूसरी पार्टियां तस्लीम कर लेंगी? इंतखाबी इस्लाहात जो होनी चाहिए, आज आपको सूबाई असम्बली के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, कोई ज़ाब्ता इखलाक को नहीं मानता इलेक्शन कमीशन का। ये मेरे तीनों साथी इस बात की तायीद करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैठ के तय करनी है। तो मैं समझता हूं जेल भरो की बजाय मुज़ाकरात टेबल पर बैठे। सर वो तो नहीं हो सकते ना, खान साहब तैयार ही नहीं, सर खान साहब तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। आबिद साहब आप क्या समझते हैं, खान साहब कामयाब होंगे इस पर? उनकी सेकंड की आदत बैठ जाए, सेकंड उनकी बैठ जाए, ठीक, सेकंड की आदत बैठ जाए, ठीक सर। देखिए आबिद साहब हमें एक सेकंड मुझे दे दें। जी 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 जी। एपीएस स्कूल के सानहे ने इस कौम को इकट्ठा कर दिया था। अगर उस वक्त इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की एपीएस में एपीसी में आ सकते हैं, तो आज जो कुछ कराची और पेशावर में हुआ है इसके ऊपर क्यों नहीं हम बैठ सकते हैं? सर बैठ सकते हैं, लेकिन वो जो बैठे वही मौके पे मौकर किए जा रहे हैं। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको, कामयाब होंगे? मुझे नहीं पता कि जेल भरो तहरीक का कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की बात से कहूँगा कि जेल भरो तो आदमी को अरेस्ट होगा तो जेल भर जाएगा ना, उससे पहले कैसे जा सकता है। और अशरफी साहब मौलाना साहब बड़ी आला बात कर रहे हैं, मैं हमेशा इनकी बात की तायीद करूँगा इस बात की कि बिल्कुल इस वक्त लोगों को आपस में बैठ के बात करके जो मुल्क जिन हालात में है उसमें करना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे पे हमले करके एक दूसरे की इज्जतें पगड़ियां उछाल के फिर बात नहीं हो सकती। अतर खान साहब हजारों के मजबे को लेकर निकले हैं, जलसे हुए, वो मार्च चले, लेकिन उससे खान साहब अपना हदफ नहीं हासिल कर पाए। तो अभी ये 200 500 कारकुनान की बात कर रहे हैं कि वो जाके जेलें भरें, उससे खान साहब अपना मकसद हासिल कर पाएंगे? देखिए जहां तक जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है, ऑब्वियसली इसकी क्या मॉडलिटीज होंगी वो तो बाद में पता चलेगा, पर माजी में भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तहरीकें चलती रही हैं। बिल्कुल, तो माजी में भी ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या वो कामयाब हो पाएंगे? अभी तक देखिए उन्होंने कहा था कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो इलेक्शन में हम चले जाएंगे। होता यह है किरण के आप जब सियासत अपनी करते हैं या सियासी हिकमत अमली बनाते हैं, वो तो मुल्क को आइन और कानून के सामने रख के बनाते हैं। अब उन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं और 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने, दूसरा फरीक कहता है कि मैं आइन और को मानता ही नहीं, इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, तो फिर आपकी मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। रशीद साहब की जो पेशन गोई उन्होंने की है ना, अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, लेकिन वो उन्होंने एक और बयानिया जड़ दिया है, अप्रैल तक की डेट दे रहे हैं कि इन 60 दिनों में खान साहब पर दोबारा हमला हो सकता है। इस पर जरा कमेंट कीजिएगा, क्या कर रहे हैं ये शेख साहब, और हुकूमत को फिर इस पर बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है ऑब्वियसली। देखिए ये खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी इत्तलात हैं, उन्होंने मुझे भी बताया जब उनसे मुलाकात हुई। कौन दे रहा है ऐसी इत्तलात? अंदर सिस्टम से ही कोई दे रहा होगा उनको। ऑब्वियसली मुल्क के साबिक वजीर आजम रहे, मुझे और आपको इतनी खबरें देते हैं अंदर से, तो उनको भी तो कोई ना कोई बताता ही होगा। मरियम साहब कह रही हैं कि जनरल फैज की बाकियात बाकी हैं अभी, जो खबरें दे रहे हैं खान साहब को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज की वाकयात वाला बयानिया कोई टू बी ऑनेस्ट सही है। ये तो इस तरह तो नहीं होता कि जनाब एक
शख्स जो है वो खुद ही कोई पूरा महकमा चला रहा था। ये तो वो बयानिया है जो भारत कहता है कि पाकिस्तान के इदारे खुदा न खास्ता रोग हैं, उनके अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ना जनरल फैज ने अपनी मर्जी से कोई काम किया, ना किसी और ने। जो इदारे की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक लोग चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी की जान को खतरा हो तो अंदर से आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, एजेंसियां भी बताती हैं, दीगर जगहों से भी इत्तलात आती है। और मोजेज राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। वो जिस दिन लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे थे, तो ये तो हुकूमत खुद कहती रही है कि बैरूनी एजेंसियों से उनको खतरा है, तो खतरा होगा। वो ये कह रहे हैं खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, और जो इत्तलात खान साहब को मिल रही हैं ऑब्वियसली फिर वो हुकूमत के पास भी इस तरह की इत्तलात मौजूद होंगी, और अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।